हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल विधिक अध्ययन। आज हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट आने से पहले किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, किस तरीके से उसमें क्या लड़कियों का या फिर बोलूँ तो वुमेन्स का उस प्रॉपर्टी में किसी तरीके का राइट होता था, या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, किसके पास जाता था। फिर हम लोग ये जानेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या हुआ था, उसमें क्या इश्यूज आए थे जिसकी वजह से 2005 का अमेंडमेंट लाया गया। 2005 का अमेंडमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, उन चेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि अभी जो रिसेंट जो जजमेंट दिया गया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में, उसमें क्या हेल्ड हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट आने से पहले किस तरीके से चीज़ों से डील किया जाता था। हिंदू सक्सेशन एक्ट को आने से पहले लोग जो है वो अपने कस्टम के अकॉर्डिंग लॉज लगाते थे, यानी कस्टमरी लॉज लगाते थे। अब हम सब ये जानते हैं कि दो स्कूल्स हुआ करते हैं, मिताक्षरा और दया भागा। मिताक्षरा आपका होल ओवर इंडिया में अप्लाई किया जाता है और दया भागा जो है वो बंगाल और आसाम के लिए होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो ये अपने कस्टम्स, अपने कभी कभी अपने कास्ट, अपने रिलीजन, अपने कस्टम्स के थ्रू ये डिसाइड करते थे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये पूरा का पूरा उनके कस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता था। लाइक अगर को पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर उस प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास जाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मिताक्षरा को लेते हैं। मिताक्षरा में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट हो जाती थी जॉइंट प्रॉपर्टी में, और वो इंस्टेंटली जो है वो चला जाता था उसके सर्वाइवरशिप में। यहाँ पे मिताक्षरा, जब मिताक्षरा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए या फिर उसके जो डिपेंडेंट्स है, उसकी जो बेटी है, आई मीन डॉटर हो या वुमेन हो, या उस पर्सन की जो भी डिपेंडेंट्स रहेंगे, अगर वो फीमेल डिपेंडेंट है तो उनका कोई भी इस प्रॉपर्टी में राइट नहीं होता था। वो अपने वुमेन डिपेंडेंट्स के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकता था। जैसे ही पर्सन की डेथ हुई, यानी जैसे ही को पार्टनर की डेथ होती थी, वैसे ही इंस्टेंटली वो प्रॉपर्टी जो है इंस्टेंटली क्या होता था, इमीडिएटली वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती थी और उसके सर्वाइवरशिप को वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो जाया करती थी। अगर बाय चांस कोई डिस्प्यूट अराइज भी होता था तो वो डिस्प्यूट फैमिली में ही सॉल्व किया जाता था। कर्ता, फैमिली का जो कर्ता होता था वो ही पूरे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता था। और अगर बाय चांस ऐसे हो जाए, 99% तो कर्ता ही सॉल्व करता था। 1% चांसेस ऐसे होते थे जहाँ पे अगर बड़े डिस्प्यूट्स हो गए हैं, कोई बिग डिस्प्यूट्स उनके सामने आ गए जहाँ पे कर्ता सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उस केस में पूरा का पूरा मैटर जो है वो पंचायत के पास जाता था और पंचायत जो है वो अपने लॉज लगा के उस चीज़ को सॉल्व करता था। फिर धीरे धीरे टाइम जो है वो चेंज होते गया और उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अब फॉर्मर कोर्ट्स में भी लोग जाने लगे। अब ये जो फॉर्मर कोर्ट्स थे उसमें जो जजेस थे, लिटिगेंट्स के थ्रू जजेस से कांटेक्ट किया जाता था। अब ये जो जजेस होते थे उनको भी यहाँ का कुछ भी पता नहीं होता था, क्योंकि जो फॉर्मर कोर्ट्स है वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद स्टार्ट हुआ था। अब ब्रिटिशर्स जब आए तो और वहाँ पे जो जजेस बैठे वो उनको यहाँ के कस्टमरी लॉ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहता, इसीलिए वो सपोर्ट के लिए, उन हेल्प के लिए वहाँ यहाँ पे पंडित या काजी से हेल्प लेते थे। उसके बेस पे वो अपना जजमेंट देते थे। उसके बाद थोड़ा टाइम गया और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो भी चीज़ें संस्कृत में रहती थी उसको चेंज किया जाता इंग्लिश में। उसके बाद जो जजेस होते थे उसके ऊपर इंटरप्रेट करते थे और जजमेंट पास करते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आने लगी कि जो संस्कृत में लिखा होता था, जो टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में था, जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता था तो उसकी पूरी मीनिंग जो है वो बहुत बार चेंज हो जाती थी, जिसकी वजह से जब जजमेंट दिया जाता था उसमें बहुत कन्फ्यूजन अराइज होने लगा। धीरे धीरे ऐसे सारे चीज़ों में टाइम निकलते गया। उसके बाद इन सारे चीज़ों को कोडिफाइड किया गया और हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये अप्लाई होता है हिंदूज के ऊपर, ये अप्लाई होता है सिख्स के ऊपर, ये अप्लाई होता है बुद्धिस्ट के ऊपर
और जैन के ऊपर, इन चारों लोगों के ऊपर ये अप्लाई होता है। हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ये 4 लोगों के ऊपर ये अप्लाई होगा। अब किनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो ये अप्लाई नहीं होगा मुस्लिम्स के ऊपर, पारसी के ऊपर, ज्यूस के ऊपर ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी जो है, अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 2 तरीके से प्रॉपर्टी होती है। एक होती है आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आप खुद अर्न किए रहते हो, उन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो वंशों से आते रहते हैं, यानी आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी होगी, परदादा की जो प्रॉपर्टी होगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। उन पीढ़ी दर पीढ़ी आने की जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी। अब अगर आपने खुद की अर्न की है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो मैं आपको ये बता दूं, ये प्रॉपर्टी जो है वो 3 जनरेशन तक की अवेलेबल होती है। यानी कि अगर मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मेरे बाद वो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को जाएगी, उनके बच्चों को जाएगी और उनके बच्चों तक जाएगी, यानी कि 3 जनरेशन तक की जाएगी। यानी कि सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, इन तीनों लेवल में, इन 3 जनरेशन की आपकी जो है वो प्रॉपर्टी जाएगी। बाय चांस जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसने अर्न की थी, जिससे वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी हुई, और वो प्रॉपर्टी जो है वो सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन को जा रही है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेथ होती है तो जो प्रॉपर्टी है वो और एक को प्लस करेगी, यानी पूरे 3 जनरेशन को मिला के इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी को? एंसेस्टर प्रॉपर्टी को। इन हिंदू सक्सेशन एक्ट में सिर्फ मेल लिनियन को ही राइट रहता था कि प्रॉपर्टी एक्वायर कर सके, फीमेल लिनियन को कोई राइट नहीं होता था। इसमें राइट किसको होगा? सन को होगा, ग्रैंड सन को होगा, ग्रेट ग्रैंड सन को होगा, लेकिन डॉटर्स का इसमें किसी तरीके का कोई भी राइट नहीं होता था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। और ये मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 जनरेशन में, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। तो इन तीनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी रूल को हम बोलते हैं सर्वाइवरशिप रूल। मान लीजिए अगर इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सन की डेथ हो जाती है, तो फिर ग्रेट ग्रैंडसन के बाद ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी 3 जनरेशन को तो इंक्लूड किया ही जाएगा। अगर बीच में से एक जनरेशन गायब हो जाता है या डेथ हो जाती है उसकी, तो 2 के साथ एक और जनरेशन को मिला लिया जाएगा, टोटल 3 जनरेशन क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इस सर्वाइवरशिप रूल में लड़कियां क्वालिफाई नहीं करती थी, डॉटर्स का इसमें क्वालिफाई नहीं होती थी, उनका कोई भी राइट एंसेस्टर प्रॉपर्टी में नहीं होता था। यही बना इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, क्योंकि इसमें जो फीमेल्स होती थी उनका कोई भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। बात करेंगे विल की, तो विल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि विल जो है वो पर्सन अपने हिसाब से बना के जा सकते हैं कि वो अपनी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए विल बनती है, तो वो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो उसको किसको देना है? अपनी वाइफ को देना है, अपनी बेटी को देना है, अपने बेटे को देना है, या किसी भी पर्सन को देना है। वो n नंबर ऑफ पर्सन जिसको भी वो देना चाहे वो उसको उस प्रॉपर्टी को दे सकता है। लेकिन ये विल जो है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए होगा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। इसी क्रिटिसिज्म के चलते 2005 का अमेंडमेंट लाया गया, जो कि इन्फोर्स हुआ था 9 सितंबर 2005 में। यहाँ पे 2005 से अमेंडमेंट 2005 से सर्वाइवरशिप का जो रूल है उसको थोड़ा चेंज किया गया, और ये बोला कि यहाँ पे सर्वाइवरशिप जो है वो 2 तरीके से होगी। पहली होगी टेस्टामेंट्री सर्वाइवरशिप और दूसरा होगा इंटरस्टेट सर्वाइवरशिप। अगर टेस्टामेंट्री सर्वाइवरशिप तो ये विल बनाने की बात करता है, जहाँ पे आप विल बनाकर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी को भी आप अलॉट कर सकते हो, आप किसी को भी दे सकते हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी डॉटर हो, आपका बेटा हो, या आपका कजिन हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी, जिसको भी आप समझते हो कि आपकी प्रॉपर्टी उसको जानी चाहिए, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे सकते हैं। ये हो गया आपका टेस्टामेंट्री सर्वाइवरशिप। अब बात करते हैं इंटरस्टेट सर्वाइवरशिप। इसमें जो है बेसिकली ये
ऐसी प्रॉपर्टी की बात करता है अगर पर्सन जो है अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की विल बनाए बगैर अगर उसकी डेथ हो जाती है, या फिर एंसेस्टर प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज की को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अगर विल बनाया तो वो टेस्टामेंट्री सर्वाइवरशिप में चला जाएगा और जो जिसको देना चाहता है वो उसको दे सकता है। जब वो विल नहीं बनाया है और उस पर्सन की डेथ हो गई है, या फिर एंसेस्टर प्रॉपर्टी, दोनों केसेस में इंटरस्टेट सर्वाइवरशिप अप्लाई किया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इस सर्वाइवरशिप में बेसिकली 4 क्लासेस इंट्रोड्यूस किए गए और ये बोला गया कि पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 है को दिया जाएगा, अगर क्लास 1 है नहीं है तो क्लास 2 को दिया जाएगा, क्लास 2 भी नहीं है तब इसको एग्नेट्स को दिया जाएगा, फिर कॉग्नेट्स को दिया जाएगा। इस तरीके से 4 क्लासेस में इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये बोला गया सबसे पहला जो क्वालिफाई करेगा वो क्लास 1 के पर्सन्स करेंगे, क्लास 1 के अगर नहीं हुए तो क्लास 2, क्लास 2 के नहीं हुए तो एग्नेट्स करेंगे, एग्नेट्स नहीं हुए तो कॉग्नेट्स। बेसिकली 4 क्लास बना दिए गए, 1, 2, 3, 4, और इन चारों में सबसे पहला फर्स्ट वाला करेगा, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा करेगा, ये भी नहीं हुआ तो तीसरा करेगा, तीसरा भी नहीं हुआ तो चौथा करेगा। इस तरीके से इसके 4 डिविजन्स कर दिए गए और इन चारों क्लासेस में सन की तरह डॉटर्स का भी इक्वल राइट लिया गया। 2005 के अमेंडमेंट से सर्वाइवरशिप के इस रूल को जो इंट्रोड्यूस किया गया, जो क्लासेस इंट्रोड्यूस की गई, इनके तहत क्या हुआ कि सन की तरह ही डॉटर्स की भी इक्वल राइट आ गई, जहाँ पे वो इक्वल राइट जो है वो चाहे एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो चाहे वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, दोनों में लड़कियां भी आपकी इक्वल राइट होने लगी। दूसरी चीज, लड़कियों का भी बेटों की तरह ही इक्वल लाइबिलिटी भी अराइज हुई, दोनों तरीके से हुई। उनका राइट भी रहेगा अब लड़कियों का और उनकी लाइबिलिटी भी इसमें बनेगी सर्वाइवरशिप में। लेकिन इस अमेंडमेंट में एक सबसे बड़ा इशू आके खड़ा हुआ, वो इशू ये था कि ये इन्फोर्स हुआ था जब ये 2005 का अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इन्फोर्स आया था, वो आया था 9 सितंबर 2005 में। तो क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, क्या इस डेट को, ये इन्फोर्स हुआ 2009 सितंबर 2005, यानी ये उसी दिन से उसका लागू होना शुरू हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये अराइज आता है कि 9 सितंबर 2005 इस डेट से पहले या इस डेट को क्या फादर का जिंदा होना, अलाइव होना इम्पॉर्टेंट है? अगर फादर की डेथ इस डेट से पहले हो गई है, अगर किसी फादर की डेथ इस डेट से पहले हो गई है तो क्या सर्वाइवरशिप का रूल उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? इस डेट को पर्सन का या उस फादर का जिंदा होना जरूरी है? ये क्वेश्चन आगे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है। इस चीज का आंसर जो है वो 3 केसेस के थ्रू दिया गया। पहला था आपका प्रकाश वर्सेस फुलवती, 2016 का केस था। 2 जजेस की बेंच बैठाई गई थी जिसमें थे जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस AK गोयल। इन दोनों जस्टिस की जो है बेंच बैठाई गई थी, जिसमें ये हेल्ड हुआ कि केस में ये बोला गया कि हाँ, इस डेट को यानी 9 सितंबर 2005 के डेट जो है उस डेट को फादर का जिंदा होना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। फादर का ही नहीं, डॉटर का भी जिंदा होना जरूरी है। मतलब ये फादर लिविंग होना चाहिए और डॉटर भी लिविंग होना चाहिए, तभी ये सर्वाइवरशिप का रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा, ये बोला गया था आपका इस केस में। उसके बाद आपका एक और केस आया, दमन्ना वर्सेस अमन। ये 2018 का केस था जिसमें 2 जजेस की बेंच बैठाई गई थी, जस्टिस AK शिकरी और जस्टिस अशोक भूषण। इन दोनों जजेस की बेंच बैठाई गई जिसमें ये बोला गया कि फादर की अगर डेथ हो भी जाती है तब भी डॉटर का राइट जो है वो बनेगा, ये बोला गया था इस केस में। लेकिन इन दोनों केस के जो जजमेंट थे उसकी वजह से बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे, जिसका जो कंफ्यूजन है वो दूर किया अभी रिसेंटली जो 2020 में जो केस आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में। इन दोनों केसेस के जो कंफ्यूजन था उनको दूर किया गया और जजमेंट दिया गया। इस केस में यानी विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में 3 जजेस की बेंच बैठाई गई। इन दोनों केस के पहले के 2 केसेस थे उसमें 2 बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी, लेकिन इस केस में 3 जजेस की बेंच बैठाई गई।
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस MR शर्मा और जस्टिस नाजिर, इन तीनों जजेस की बेंच बैठाई गई और इसमें यह हेल्ड हुआ कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में डॉटर्स का भी इक्वल राइट होगा जैसे कि सन्स का राइट होता है। साथ ही साथ ये भी बोला गया डॉटर का ये राइट जो है वो बर्थ राइट है और फादर के जिंदा होने या ना होने से, फादर के अलाइव होने से या ना होने से उनका राइट जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। डॉटर्स का भी अब जो है इक्वल राइट होता है सन्स की तरह ही, ये उनका बर्थ राइट है और फादर के अलाइव होने या ना होने से इस चीज़ में, उनके राइट में किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हेल्ड किया गया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में। आई होप कि अब आपको चीज़ें जो क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से स्टेजेस बने और किस तरीके से पहले नहीं दिया जाता था, उसके बाद फिर सक्सेशनशिप आया जिसमें वुमेंस का राइट नहीं था, उसके बाद आपका आया 2005 का अमेंडमेंट आया जिसमें वुमेंस को राइट दिया गया। लेकिन उस राइट को 3 केसेस में ये बोला गया, 3 केसेस आए। पहले केस में ये बोला कि उस टाइम पे फादर और डॉटर दोनों का लाइफ होना ज़रूरी है, फिर ये बोला गया कि डॉटर का, फिर दूसरे केस में ये बोला कि डॉटर को राइट मिलेगा। लेकिन ये सारा कंफ्यूजन विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया कि वुमेन का भी, उन बेटियों का बर्थ राइट होता है जैसे बेटों का होता है और फादर के जिंदा होने या ना होने से इसमें किसी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा। सो इफ़ यू आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई हैं। सो इफ़ यू लाइक माई टूडेज़ वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।